Welcome everyone. Welcome back to my YouTube channel. SST फीमेल जनरल जोन 3 का पेपर जो कि आज सुबह मॉर्निंग में 6 जुलाई को कंडक्ट किया गया था। तो कुछ क्वेश्चंस हमें कलेक्ट हुए हैं, तो उनको देखते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चंस आज के टेस्ट में आए थे। तो काफ़ी सारे तो कैंडिडेट्स का ये कहना है कि 10 टू 15 एमसीक्यूज जो हैं वो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आए थे। तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स उनकी याद नहीं है कैंडिडेट्स को, लेकिन अगर तो आप लोग एसएसटी जनरल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट के प्रैक्टिस लाजमी होनी चाहिए। उसके अलावा काफ़ी सारे ईडियम्स हैं जो डेली रिपीट हो रहे हैं और नए ईडियम्स भी आ रहे हैं, तो आपका ईडियम्स पे भी अच्छा खासा ग्रिप होना चाहिए। तो हमें जो आज के क्वेश्चंस कलेक्ट हुए हैं उसके मुताबिक एक क्वेश्चन ये था कि ईडियम टू पैरट मीन्स, टू पैरट जो ईडियम हम यूज करते हैं इसकी मीनिंग बेसिकली ये है, जैसे तोता होता है वो रटता है दूसरी चीजों को ना, बातों को रटता है और उसको फिर रिपीट करता है, बार बार समझता नहीं है। तो किसी भी चीज को, किसी के लफ्जों को रिपीट करना विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट, समझने के बगैर, उसको टू पैरट कहा जाता है। तो अब अगर इस टाइप का कोई भी आपके पास ऑप्शंस में था तो वो होगा आपका करेक्ट आंसर। जनरली ये कहा जाता है कि टू रिपीट विदाउट अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट जो है, या तो किसी सेंटेंस में आया होगा ये फ्रेज या ऐसे ही वर्ड पूछा गया होगा। पैरोकियल की मीनिंग पूछी गई थी, तो इसका मतलब होता है नैरो माइंडेड, जिसकी जो सोच है वो बहुत महदूद सोच रखने वाला जो है, जिसकी जो है तंग नजर हो, जो उसको पैरोचियल कहते हैं। Then next was idiom to let the cat out of the bag. To let the cat out of the bag का मतलब ये है कि किसी का जो है सीक्रेट हो, राज हो, उसको जो है अनइंटेंशनली या एक्सीडेंटली जो है उसको रिवील कर देना, जाहिर कर देना, किसी का राज फाश कर देना। टू रिवील अ सीक्रेट एक्सीडेंटली उसको कहते हैं टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। देन इजी ऑन द आईज, इसका भी पूछा गया था कि इसका क्या मतलब होता है। इजी ऑन द आईज मीन्स कोई ऐसी चीज जो दिखने में खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव हो, आंखों को अच्छी लगे, खुश मंजर हो, अट्रैक्टिव टू लुक एट, या इस तरह का अगर आपके पास कोई ऑप्शन था तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वाज टू बरी दी हैश मीन्स, इट मीन्स किसी से सुलह कर लेना, टू मेक पीस विद समवन, इसका ये मतलब होता है। अब हमारे पास एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स तो नहीं है, लेकिन कैंडिडेट्स को जो चीज़ें याद थी वो उन्होंने बताई हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर तो आप लोग आज के पेपर में अपियर हुए थे और अगर आपको किसी के ऑप्शंस याद आ रहे हैं तो, या किसी क्वेश्चन की करेक्ट स्टेटमेंट याद आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ताकि हमारी वीडियो पे जो नए लोग आते जाते हैं वो उन कमेंट्स में से भी उनको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। देन नेक्स्ट वाज ईडियम हिट द नेल इन हेड। हिट द नेल इन हेड का मतलब होता है, इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट दुरुस्त बात कहना, बिल्कुल सही बात कहना, बिल्कुल निशाने पर बात करना, उसको कहते हैं हिट द नेल इन हैंड, सॉरी हिट द नेल इन हेड। अब इसका मतलब होता है टू बी एग्जैक्टली राइट। इसके अलावा कोई वर्डिंग चेंज होगी ऑप्शंस में आपकी, तो आपको मतलब पता होना चाहिए, तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। देन एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि अब यहाँ पे या तो स्कॉलर्स था या स्टूडेंट्स था, तो अ नंबर ऑफ इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर्स ब्लैंक, उसके बाद कोई सेंटेंस था। तो इसमें पूछा गया था कि यहाँ पे आर यूज होगा, वर यूज होगा या इज यूज होगा। तो जब भी अ नंबर ऑफ यूज होता है तो इसको प्लूरल कंसीडर किया जाता है, उसके साथ आर यूज होता है। और जब भी दी नंबर ऑफ की बात होती है तो उसको सिंगुलर काउंट किया जाता है और उसके साथ हमेशा इज का यूज होता है। तो यहाँ पे अ नंबर ऑफ इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर्स था, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आर होगा। देन नेक्स्ट था ब्लैंक हार्ड, शी गो फॉर एनीथिंग बट शी कांट बीट अस इन एग्जाम। अब यहाँ पे जो है जो हमारा वर्ड यूज होगा, इनमें से कौन सा वर्ड यूज होगा, तो यहाँ पे जो सुइटेबल वर्ड यूज होगा वो होगा हाउएवर। हाउएवर हार्ड ही शी गो फॉर एनीथिंग बट शी कांट बीट अस इन एग्जाम। सो उसका करेक्ट आंसर होगा हाउएवर। देन कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट से एक क्वेश्चन था जो कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट कैंडिडेट्स को याद नहीं है। तो कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट, जो कॉमन जो कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट होते हैं, जैसे कि बट यूज हो गया सेंटेंस में, येट यूज हो गया, अल्दो यूज हो गया,
तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जैसे वाइल यूज हो गया, तो ये कॉमन कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट होते हैं। जैसे कि सपोज करें हमने कोई सेंटेंस यूज किया कि ही स्टडीड हार्ड येट ही फेल्ड, इसने बहुत स्टडी की लेकिन फिर भी वो फेल हो गया, येट ही फेल्ड। तो वहां पे येट क्या होगा, कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट होगा। तो अब आई डोंट नो कि आपके पास एग्जाम में स्टेटमेंट कौन सी थी, तो उस हिसाब से एक क्वेश्चन था आपका कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट से। देन नेक्स्ट था, ये भी स्टूडेंट्स को सही से याद नहीं है, ही इज द सेम एज एज ब्लैंक। तो अगर तो यहाँ पे आई से रिलेटेड पूछा गया है, तो यहाँ पे जो फॉर्मल सेंटेंस यूज होता है बेसिकली वो यूज होता है, ही इज द सेम एज एज आई एम। जितनी एज का मैं हूँ उतनी एज का वो है। तो यहाँ पे अगर तो आई के बारे में पूछा गया तो यहाँ पे आई एम होगा। देन या इसको कभी कभी हम मी भी यूज करते हैं कॉमन इंग्लिश में, ही इज द सेम एज एज मी। तो अब आपके पास ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। देन नेक्स्ट वी हैड सम क्वेश्चंस ऑफ उर्दू। आबे हयात किसकी तसनीफ है? आबे हयात जो है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की लिखी हुई है। देन आबे हयात के बारे में पूछा गया था कि ये किस तरह की किताब है, तो ये बेसिकली उर्दू पोएट्री हिस्ट्री की बुक है जो कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी थी। और इसको बेसिकली उर्दू की पहली जो है वो हिस्ट्री बुक कंसिडर किया जाता है, शायरी की तारीख की पहली बुक कंसिडर किया जाता है। तो उर्दू की पहली तारीख थी ये। देन आंगन किसकी तसनीफ है? आंगन जो फेमस नॉवल है वो किसका लिखा हुआ है? वो खदीजा मस्तूर ने लिखा था। देन हल्का अरबाब ज़ोक का आगाज कहाँ से हुआ था? हल्का अरबाब ज़ोक जो है बेसिकली एक उर्दू लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि 1939 में स्टार्ट हुई थी और ये लाहौर से स्टार्ट हुई थी। तो उसका करेक्ट आंसर होगा लाहौर। देन ज़रब कलीम का ज़ैली उन्वान क्या है? ज़रब कलीम जो कि मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई है, ये बुक मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई है। और इसका जो ज़ैली उन्वान था, जो सबटाइटल था या सेकेंडरी टाइटल था, वो था डिक्लेरेशन ऑफ वार। डिक्लेरेशन ऑफ वार या ऐलान जंग। किसके खिलाफ ऐलान जंग? मौजूदा जमाने के खिलाफ। तो इस तरह का कोई भी ऑप्शन अगर आपके पास था तो वो आपका करेक्ट आंसर था। देन नेक्स्ट पूछा गया था कि अ थिंग दैट शाइन्स एंड रेडिएट्स। अब आई डोंट नो कि आपके पास ऑप्शंस कौन से थे। अगर तो किसी मटेरियल के बारे में पूछा गया है या इंग्लिश के सेंस में पूछा गया है कि ऐसी चीज जो कि शाइन करती हो और जो रेडिएट भी करती हो तो उसको क्या कहेंगे, तो उसके लिए बेसिकली बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं। एक तो वर्ड हमारे पास जो यूज होता है वो ल्यूमिनस भी यूज होता है। ऐसी चीज जो शाइन करे और रेडिएट करे वो ल्यूमिनस होती है, या इसको हम रेडिएंट भी कह सकते हैं या इसको हम ग्लोइंग भी कह सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शंस क्या आते हैं। देन एक सवाल ये भी आया था कि कॉम्ब इज मेड ऑफ विच मटेरियल। जो कंघा होता है वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है? तो वो बेसिकली थर्मोप्लास्टिक का बना हुआ होता है। थर्मोप्लास्टिक एक ऐसी टाइप होती है प्लास्टिक की जिसको हम मोल्ड कर सकते हैं, जिसको हम किसी और हीट करके हीट से वो सॉफ्टन हो जाती है, उसकी दूसरी शेप में उसको ला सकते हैं। तो जो भी बॉड कॉम्स होती हैं, टॉयज होते हैं, ये सारे थर्मोप्लास्टिक के बने हुए होते हैं। जबकि थर्मोस्टेटिक जो है वो एक मर्तबा आपका बन गया, मोल्ड हो गया, उसके बाद दोबारा आप उसको किसी और शेप में नहीं ला सकते। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के स्विचेस वगैरह हो गए, ये थर्मोस्टेटिक होते हैं। बाकी ये थर्मोसेटिंग होते हैं। थर्मोस्टेटिक होगा या थर्मोसेटिंग होगा। देन पॉलीमर जो है वो एक ब्रॉड क्लास है जिसके अंदर थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ पे स्पेशली पूछा गया कि किस मटेरियल का बना हुआ है, तो कॉम्ब जो है वो थर्मोप्लास्टिक का बना हुआ होता है। देन व्हाट विल हैपन टू सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? अब हमारे पास बेसिकली 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। एक होते हैं हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि ये क्वेश्चन आज के ज़ोन में आया था, तो यही क्वेश्चन हाइपरटोनिक या आइसोटोनिक से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। एक हमारे पास होती हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, दूसरे हमारे पास होते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, थर्ड टाइप हमारे पास होती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होता है, आपका जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है, लो होती है। जबकि हाइपर मींस यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन आपकी क्या होगी, हाई होगी। और आइसो मींस सेम होता है, तो यहाँ पे आपका जो सॉल्यूट होगा वो ना तो लो होगा ना हाई होगा, यहाँ पे इक्वल सॉल्यूट होगा। अब हाइपोटोनिक में क्योंकि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लो होती है, तो बाहर से जो पानी आता है, वाटर जो है वो इस सेल के अंदर जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है, तो वाटर जो है वो सेल के अंदर आता है और सेल को क्या कर देता है, स्वेल कर देता है।
जबकि हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो वाटर है वो सेल से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। और आइसोटोनिक में क्योंकि इक्वल सोल्यूट होता है, तो ना तो पानी बाहर जाता है ना तो अंदर आता है, कोई मूवमेंट नहीं होती पानी की। तो यहाँ पे जो सेल की साइज है वो सेम रहती है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्योंकि पानी सेल के अंदर जाता है तो सेल आपका स्वेल हो जाएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पानी जो है वो सेल के बाहर जाएगा, तो जिसकी वजह से सेल श्रिंक हो जाएगा। और आइसोटोनिक में वाटर की कोई मूवमेंट नहीं होती। ओके, यहाँ पे पूछा गया था व्हाट विल हैपन टू सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। Then next was which political party was elected in 1970 elections। पाकिस्तान में 1970 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें कौन सी पार्टी जीती थी, किसने मेजोरिटी वोट लिए थे, तो वो अवामी लीग ने लिए थे। देन पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ, अगर हम पाकिस्तान के पार्लियामेंट की बात करें तो उसमें एक तो आ जाता है प्रेसिडेंट, एक आ जाती है नेशनल असेंबली और तीसरा आ जाता है सेनेट। इन तीनों से मिलके पाकिस्तान का पार्लियामेंट बनता है। नेशनल असेंबली को जो है वो हम लोअर हाउस कहते हैं, जबकि सेनेट को जो है वो हम अपर हाउस कहते हैं। तो हाउसेस कितने हैं, बेसिकली पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, तो हम कह सकते हैं इन ऑप्शंस के हिसाब से कैबिनेट ओनली का पार्लियामेंट नहीं बना हुआ, प्रेसिडेंट ओनली का भी नहीं बना हुआ, एक हाउस नहीं है, दो हैं, एक नेशनल असेंबली लोअर हाउस, एक सेनेट अपर हाउस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टू हाउसेस। अब आई एम नॉट श्योर कि आपके पास एग्जैक्ट यही ऑप्शंस थे या कुछ और थे। अगर तो ये ऑप्शंस थे तो उसके हिसाब से आपका आंसर होगा टू हाउसेस। देन नेक्स्ट पूछा गया था इन्फ्लेशन का क्या मकसद होता है, बेसिकली जैसे पिछले टेस्ट में जीडीपी के बारे में पूछा गया था। तो इन्फ्लेशन बेसिकली जब भी जो है चीज़ों की जो प्राइस है, कीमत है, जब वो बढ़ना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो रिड्यूस हो जाए, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। बेसिकली जब भी प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में राइज आ जाए तो उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। देन हदीस दैट इज नरेटेड बाय एटलीस्ट टू पर्सन, एक ऐसी हदीस जो कि एटलीस्ट टू पर्सन से बयान की गई हो उसको हदीस अजीज कहते हैं। जबकि जो सिर्फ एक नरेटर ने जिसको नरेट किया हो उसको हदीस गरीब कहा जाता है। ये भी आ सकता है आपके पास एग्जाम में। जिसके तीन या तीन से ज्यादा नरेटर्स हो उनको मशहूर कहा जाता है। और उसके अलावा जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि जिस जो एक ऐसी हदीस विच इज नरेटेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उसको मुतवातिर कहा जाता है, उसको मुतवातिर हदीस कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ज्यादा इसके बारे में डिटेल में मैंने हमारे चैनल पे जो है वो हदीस की डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो शेयर की थी। तो अगर तो आपने अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया तो कमेंट सेक्शन में मैंने चैनल की लिंक रखी हुई है, आप वहां से हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। देन नेक्स्ट वाज व्हाट इज द मेन थीम और सेंट्रल मैसेज ऑफ सूरह अल असर। सूरह अल असर की जो मेन थीम क्या थी, सूरह अल असर में बेसिकली ये बताया गया है, ये सूरत हमें ये सिखाती है कि हर वो इंसान खसारे में जाएगा सिवाय उसके जिसका ईमान पक्का हो, जो सही काम करता हो, जो एक दूसरे को इनकरेज करता हो सच बोलने पे, और जो है सब्र की जो है वो जो सब्र करता है, दूसरे को सब्र करने की तलकीन करता है। तो ये बेसिकली सेंट्रल मैसेज था सूरह अल असर का। इससे रिलेटेड आपका कोई भी ऑप्शन था तो उसको आपने करेक्ट कर देना था। इन शॉर्ट वी कैन से कि इसका जो सेंट्रल मैसेज था वो था सक्सेस थ्रू फेथ, गुड डीड्स, ट्रूथ एंड पेशेंस। फेथ, गुड डीड्स, ट्रूथ एंड पेशेंस, इनका जिक्र हुआ हुआ है बेसिकली सूरह अल असर में। देन नेक्स्ट पूछा गया था कि एक इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो एक इंच जो है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है, जबकि 12 इंच मिलकर क्या बनाते हैं, एक फुट बनाते हैं। और जो है एक फुट और 1 फुट या 1 मीटर 100 सेंटीमीटर अगर मिल जाएँ तो वो 1 मीटर बनाते हैं। तो ये भी आपके पास आ सकते हैं। 1 फुट इज़ इक्वल्स टू 12 इंच, 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 इंच इज़ इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वाज 19.66% को डेसिमल में कन्वर्ट करना था। तो जब भी हमारे पास कोई भी जो न्यूमेरिकल परसेंटेज में लिखा हुआ होता है, सिंपली आपको क्या कर देना है, उसको 100 से डिवाइड कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा डेसिमल में। तो 19.66 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो दो प्लेसेस हैं डेसिमल पॉइंट वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा और आपका आंसर आ जाएगा 0.1966। तो 0.1966 आपका करेक्ट आंसर होगा। देन जो कैंडिडेट्स ने हमें क्वेश्चन भेजे हैं उसमें पेडागोजी का एक
क्वेश्चन मिला है हमें अभी तक। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस इज गुड व्हेन असेसमेंट इज कंडक्टेड। अब डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस जो होती है वो जो है तब काम करती है, तब अच्छी होती है जब टीचर जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट को चूज करे टू मॉनिटर द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। अगर जैसे कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो है उसके लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जबकि फाइनल इवेल्युएशन के लिए समेटिव असेसमेंट होता है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा आपके पास फॉर्मेटिव असेसमेंट। थैंक यू वेरी मच। अगर तो आप लोगों को कोई भी और क्वेश्चंस याद हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन करना जरूर नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में।